गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। जिस भाषा में सबको सुबह की नमस्ते, उस भाषा में आप लोगों के लिए मेरी आप लोगों से नमस्कार। असल में हम लोग एक डेली डोज नाम से करंट अफेयर चला रहे हैं और आप लोगों को सबको पता ही है डेली डोज नाम से करंट अफेयर चल रही है, पर डे चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ है कि मात्र 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं और 10 क्वेश्चन बहुत ही परफेक्टली हम इनको पढ़ते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही परफेक्टली पढ़ते हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर सीरीज़ डेली डोज खुराक। तो उसी के क्रम में आज हम 21 तारीख का करंट लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन लाए हैं? सिर्फ 10 क्वेश्चन। और देखो भाई, ये जितनी भी पढ़तियाँ लिखी हैं, इतनी छोड़ो, जितनी भी आने वाली हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ज़्यादा देर की क्लास नहीं रहती है हमारी, लेकिन यूज़फुल बहुत रहती है। ठीक है, तो जल्दी समय वेस्ट ना करते हुए हम जो है क्या कहते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, पहले एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए, बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए। जैसे सुबह की चाय ज़रूरी है, वैसे ही ज़रूरी है। सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल इफ़र्ट रिपीटेड डेली। भाई सीधी सी बात है, प्रैक्टिस डेली कर लो। अगर प्रैक्टिस डेली करोगे ना तो समझ लो तुम लोग कामयाब हो जाओगे, कामयाब। अच्छा, एक कामयाब होना एक अलग चीज़ है, और एक लोग कहते हैं कि साहब मेरी नौकरी लग गई है, नौकरी लग गई। नौकरी अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे दिमाग विकसित होता है। और विकसित होने से आप लोग के अंदर सहनशीलता आती है, क्षमताएं बढ़ती हैं, सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ती हैं। आप कहीं भी अपने तर्क के साथ, तर्क बुद्धि का प्रयोग करके अपनी बातों को रख सकते हैं। इसलिए मोटिवेशनल थॉट बहुत बढ़िया है, इसको याद रख लेना कि बार बार अगर हम किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तभी हम कहाँ चले जाएंगे? सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है उद्यम सखी पोर्टल। देखो, जैसे सखी नाम से दिख रहा है ना, सखी, ये रहा सखी। सखी किसके लिए शब्द आता है? महिला के लिए हैं। हम लोग तो दोस्त कहते हैं, महिला कहती है मेरी सखी हैं। तो उद्यम सखी पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू करा है? आज जबकि उद्यम लग गया, उद्यम का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है व्यवसायी, व्यवसायी लग गया तो ये सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया है। असल में ये अभी पोर्टल नहीं बना था, लेकिन इस पोर्टल ने ग्रेट अचीवमेंट हासिल की है अभी, इसीलिए इस पोर्टल को करंट अफेयर्स में मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने MSME कहते हैं, 2018 में ये पोर्टल शुरू हुआ था। कब हुआ था? देखो 2018 में। क्वेश्चन आ सकता है ये, लेकिन राज्यसभा में इस बार की मंत्री जी ने बताया है कि ये पोर्टल महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में, निर्माण करने में, विस्तार करने में मदद कर रहा है और भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि देश की भैया आधी आबादी है, 50% आबादी है। अगर 50% आबादी कुछ नहीं करेगी तो देश कैसे विकसित हो जाएगा? हमारा सपना भी है, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि 2047 तक हम पूरे देश को पूर्णतः विकसित कर देंगे। ठीक, इकॉनमी को बहुत ऊपर लेके चले जाएंगे। ये महिलाओं की बढ़ती हुई स्थिति है जिस वजह से भारत जो है आत्मनिर्भर की ओर जा रहा है। ये महिला उद्यमियों को MSME के क्षेत्र में वित्तीय योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करता है, जिससे ये पता चल सके कब क्या कितना इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा, कौन से उद्योग में करना है। अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? सब लोगों को पता है ना, घरेलू उद्योग होते हैं एक तरीके से। अगर हम ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर डेवलप ठीक से हो जाए ना, तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। बड़े उद्योगों से इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना फ़ायदा इनसे होता है, इसीलिए सरकार का बार बार जोर रहता है। मैंने कल भी बताया था, एक सिडबी बैंक है जो इसके लिए लोन देती है। कब बनी थी? कहाँ हेडक्वार्टर पर? हेडक्वार्टर पर लखनऊ में है। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ? लखनऊ में है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल में समाचारों में रहा रूबेला। ये रूबेला फिर आ गया भैया, बड़ा खतरनाक रोग है साहब। किस कारक से होता है? तो ये वायरस है, रूबेला वायरस। ना बैक्टीरिया है, ना प्रोटोजो है, ना कवक है, ये ना ये है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया से क्या होता है? टाइफाइड होता है। किससे होता है? गंदा पानी पीने से। जब गंदा पानी से के जो थ्रू बैक्टीरिया चला जाता है, टाइफाइड होता है। कवक से क्या होता है? गंजापन होता है, तो गंजे घूम रहे हैं ना, इससे गंजापन हो जाता है रोग। ठीक, प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ से मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो रूबेला वायरस है। वायरस क्यों चर्चाओं में आया? वायरस ये आया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल में घोषणा की है कि नेपाल ने रूबेला स्वास्थ्य समस्याओं के पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसका मतलब नेपाल रूबेला फ्री हो गया है। ठीक है, रूबेला को जर्मन खसरा भी कहते हैं, ये 3 दिवसीय खसरा भी कहते हैं। ये संक्रामक रोग है, मतलब डिजीज़ है। और कैसी डिजीज़ है?
कहाँ गया, इन्फेक्टेड डिसीज़ है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें लाल चकत्ते के लिए जान जाता है और ये रूबेला वायरस के कारण होता है। ठीक, और ये याद रखना, दो तरीके के वायरस होते हैं, एक ये आरएनए वायरस है, कोरोना भी आरएनए वायरस था, आरएनए वायरस है ये, कोरोना भी आरएनए वायरस था, ये याद रखेंगे आरएनए वायरस है ये। ठीक, रूबेला खांसने, छींकने और दूषित सतहों के गर्भावस्था के दौरान माँ के भ्रूण में फैलता है, ये हो सकता है, तो इसीलिए रूबेला से बचना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको क्या करा है, फ्री कर दिया। चलो WHO के बारे में बात कर लें। WHO का बना 7 अप्रैल 1948। इसी दिन के बारे में हम क्या जानते हैं, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं साहब हम, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। और क्या मनाते हैं हम, कहाँ इसका हेडक्वार्टर बताओ, जिनेवा में है। जिनेवा किसकी राजधानी है, किसी की राजधानी नहीं है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, खूबसूरत शहर। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, समझ गए। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या काम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है विश्व में चल रही स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, स्वास्थ्य की दवाओं के लिए जैसे वो देना, परमिशन देना। जैसे अभी हमने कोविड-19 आया था, हमारा कोविड-19 बीमारी आई थी, एक वायरस था, कोरोना वायरस फैला था। तो कोविड-19 के दौरान जितनी भी वैक्सीन बनी थी उसकी लास्ट परमिशन इसने दी थी। ठीक है, चाहे भारत में बनी हो या कहीं बनी हो। किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव योजना शुरू करी है, इस तरीके की योजनाएं आ जाती हैं भाई, यह ध्यान रखना। इस तरीके करंट में योजनाएं किस राज्य ने शुरू करी हैं, खाली उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश की वजह से नहीं, कहीं भी आ सकते हैं, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो गई अमरावती। क्यों, क्योंकि 2 जून 2014 को कौन अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, किससे, आंध्र प्रदेश से। अच्छा, आंध्र प्रदेश ऐसा नहीं है कि पहली बार अलग हुआ है, सबसे पहले 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, भाषाई आधार पर बनने वाला। पहला राज्य था कि अच्छा, इसके बाद भाषाई आयोग बना था, भाषा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषा के आधार पर जो बना था उसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, जिसका नाम है फजल अली आयोग। याद रखेंगे, जिससे सभी राज्य भाषाई आधार पर बनाए गए, फजल अली आयोग। ये तो सबको पता है। इसके 2 सदस्य आपको पता है, फजल अली आयोग के 2 सदस्य यहाँ लिख देता हूँ, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, इस चीज को याद रखें, 1 2 तो टोटल हो गए 3, एक अध्यक्ष हो गए। ठीक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नारा, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में अन्नदाता सुखी भव योजना, PM किसान योजना का शुभारंभ किया। वही PM किसान योजना जिसमें 6,000 रुपये की किस्त मिलती है, लेकिन इन्होंने कुछ और कर दिया, इसमें 1,000 रुपये और बढ़ा दिए, 7,000 रुपये के साथ इतने लोगों को वितरित किए हैं पैसे। तो ये डेटा याद नहीं रखना है आप लोगों को, ये भी याद नहीं रखना है। 7,000 रुपये याद रखना चाहते तो रख लो, लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि योजना किससे रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड, और किसने शुरू करी है, आंध्र प्रदेश ने शुरू करी है। ठीक है, खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार, MS स्वामीनाथन थे कौन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थे, इनको मिला, पहले तो ये याद रख लें। MS स्वामीनाथन कौन थे, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति हुई थी, के जनक थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, हरित क्रांति क्या थी, देखो भाई, 2 लोगों के नाम याद रखेंगे हम लोग, एक तो रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग, और लॉग, या फिर इसको चलो दोबारा से लिख देते हैं हम, इसको तो मिटा देते हैं। 2 लोगों के नाम याद रखेंगे, पेन चेंज कर दे, कलर ये चेंज, एक तो रखेंगे नॉर्मन और लॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, वर्ल्ड में।
के जनक। ठीक, अच्छा, इन्हीं के इससे इंस्पायर होकर MS स्वामीनाथन ने भारत में की। अच्छा, हरित क्रांति सब जो लोग जानते हो ना, फसल को बढ़ावा देना, किसी एक फसल को बढ़ावा देना। MS स्वामीनाथन ने कहाँ शुरू करी? भारत में। तो भारत के जनक हो गए ये। किसके हो गए? भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक। कब की थी? 1867 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, इस समय याद रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। दूसरी चीज क्या हुआ था? मैक्सिको से गेहूं के बीज लाए थे। मैक्सिको से गेहूं के बीज, तो किसके लिए हुई? गेहूं की फसल के लिए हुई। गेहूं के बीज, गेहूं के बीज क्या थे? हाईली यील्ड वैरायटी सीड। ठीक, मतलब जिनको बहुत तेजी से उगने वाले बीज लेकर आए थे। फायदा किसको पहुंचा? 3 राज्यों को, पंजाब, पश्चिम में की गई ना ये, प्लस हरियाणा, प्लस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, इन क्षेत्रों में गेहूं की खेती क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। किसके कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। याद रख लेना ये बात। ये जो क्षेत्र है, ये सर्दियों में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। वेस्टर्नल डिस्टर्बेंस इंग्लिश में कहते हैं इसको। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तीनों को जो है क्या कहते हैं, फायदा पहुंचा। इसीलिए यूपी गेहूं के प्रोडक्शन में क्या नंबर 1 है? यूपी प्रोडक्शन में। और पंजाब जो है पर कैपिटा में, पर कैपिटा मतलब पर हेक्टेयर में नंबर 1 है। ठीक है, ये तो क्रांति हो गई, हरित क्रांति। इसके अलावा एक क्रांति हुई है क्या? नीली। नीली आप लोगों को पता है किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। गुलाबी किससे उत्पन्न है? झींगा। झींगा का उत्पादन बढ़ाना हमें है। और पीली, पीली किससे संबंधित है? सरसों से। अच्छा, और बता देते हैं तो एक दो। श्वेत क्रांति, श्वेत किससे संबंधित? दूध से। और कौन लेकर आए थे? वर्गीज कुरियन। ये नाम याद रखेंगे, वर्गीज कुरियन। बस दोस्तों, इतनी आज याद कर लो। वर्गीज कुरियन का नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आज इतने याद कर लो, बाकी किस दिन और हरित क्रांति आएगी तो आपको समझा देंगे। एक सींग वाले गैंडों का शिकारियों से बचाने के लिए किस राज्य द्वारा ऑपरेशन फॉल्कन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक सींग वाले गैंडे बचाने। अच्छा, कल ही हमारी बात हुई थी कि असम में कितने, ये तो असम का है, असम में कितने नेशनल पार्क हैं? तो 7 नेशनल पार्क हैं। कितने पार्क हैं? 7 नेशनल पार्क हैं असम में। ठीक, पहले 5 थे, अब 7 हो गए। ठीक, असम के बारे में बात करें तो असम में एक नेशनल पार्क है जिसकी वजह से की गई है, जिसका नाम है काजीरंगा। काजीरंगा एकमात्र जगह है जहां एक से राइनोसोर्स मिलता है, एक सींग वाला गैंडा। अच्छा, इसको बचाना क्यों है? क्योंकि ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। गैंडे को बचाने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू करा असम सरकार ने। 7 नेशनल पार्क में से कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आप बता देना। एक तो था कल जो चर्चा में आया था, डिब्रू साइखोवा। कहाँ का है ये? असम का ही है। दूसरा क्या? मानस। तीसरा क्या? औरंग, ये भी असम का है। ठीक, और भी हैं, आप लोग बता देना, यहाँ पे जगह कम है। कमेंट सेक्शन में लिख देना साथ के साथ। ठीक है, डिट्टो बना के, एक सींग वाले गैंडे को हम बचाने के लिए। किस केंद्र शासित प्रदेश ने शैक्षिक और सांस्कृतिक दौरे, मतलब पढ़ाई से भी है और कल्चरल भी है, आरोहण द्वीप से दिल्ली का? आरोहण द्वीप मतलब याद रखना अंडमान का नाम है। आरोहण किसका नाम है? अंडमान का नाम है दोस्तों। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से गए हैं ये लोग। कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र शासित प्रदेश अपने मेधावी बच्चों को लेकर पहुंचा है। कितने मेधावी बच्चों को लेकर पहुंचा? 30 को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 जनजातियाँ फेमस हैं। एक का नाम है शोम्पेन और एक और है, अभी याद आएगी मैं बता दूंगा। शोम्पेन है और एक और है, अभी बता देंगे। 2 जनजातियाँ बड़ी फेमस है। ठीक है, जिसने पहली बार लोकसभा में, चलो अभी बताते हैं। अंडमान निकोबार में
ये निकोबार है। कमान ने 30 मेधावी आदिवासियों को उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए पहली बार 7 दिवसीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आरोहण द्वीप से दिल्ली तक की आयोजन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि पहली बार किसी ने किया है, वो भी किसको लेकर गए, आदिवासियों को लेकर गए हैं। आदिवासी हैं यहाँ पर, जनजातियाँ हैं बहुत सारी, ठीक है। हाँ जनजाति आ गई, स्टैनलीज देखो याद आ गई, और एक और आ गई, लो ओंगे, ओंगे भी यहाँ की, शोम्पेन, स्टैनलीज, ओंगे, ठीक है, यहीं की। अब मैं देखो आप लोगों को अंडमान निकोबार अच्छे से समझाने के लिए लेकर आया हूँ, ये बाद में बात करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो अंडमान निकोबार बहुत तरीके से टूटा हुआ है। ये वाला ऊपरी हिस्सा जो है इतना वाला, ये नॉर्दर्न अंडमान है, ये बीच वाला मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है कौन सा है, ये वाला है। अब क्वेश्चन आता है पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहाँ है, तो लोअर में है, याद रखेंगे ये बात, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी लोअर में है, ये राजधानी है इसकी, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद लिटिल अंडमान हो जाता है। इन दोनों के बीच में लिटिल अंडमान और इसके बीच में डेक्कन पासेज है, देखो ये रहा डेक्कन पासेज, ये क्या है, दक्कन पास है, दक्कन पास मतलब रास्ता। अच्छा, इन दोनों के बीच में कार निकोबार और मतलब ऐसे मतलब अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल ना हो तो ये जरा देखो 10 डिग्री चैनल, चलो चेंज कर लेते हैं कलर, ये ले लेते हैं 10 डिग्री चैनल, ये रहा, ठीक है। ये मैं आगे यहाँ पढ़ाऊँगा आप लोगों को। फिर कार निकोबार शुरू हो जाता है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हमें नहीं पढ़ना है ये, लेकिन हम इसको जरूर पढ़ेंगे। इनके बीच में ये है राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यहाँ आ जाते हैं। देखो भाई ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ये कौन सा है, आप लोग देखिए, मिडिल तो है नहीं, हाँ ये है नॉर्दर्न अंडमान, हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर सैडल पीक है उत्तर वाले में, और सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है भाई दोस्तों, सैडल पीक याद रखेंगे, सैडल पीक, ये रही सैडल पीक, कहाँ है, नॉर्दर्न अंडमान में, ठीक। यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उस पर कलर दूसरा इस पर। अब यहाँ पर ये देखो, ये इसके नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क को जरूर याद रखना, यूपी में तो एक ही है, यहाँ बहुत सारे हैं। मिडिल बटन नेशनल पार्क बहुत आता है, नॉर्दर्न बटन नेशनल पार्क बहुत आता है, साउदर्न बटन आइलैंड नेशनल पार्क, तो ये तो तीनों एक जैसे हो गए, ठीक। बटन 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 ही का याद कर लेना बस एक। ये रानी झांसी बहुत आता है, ठीक है, और ये कब बनाता है बताएंगे आप लोग कब बनाता है, ठीक है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रानी झांसी कब बना था। ये महात्मा गांधी सबसे पहले, ये मरीन नेशनल पार्क है, मरीन का मतलब है समुद्री नेशनल पार्क, याद रखेंगे समुद्री नेशनल पार्क है ये, और एक ये माउंट हेरिटेज नेशनल पार्क। ये तो हो गए अंडमान के, ठीक है। यार दक्कन पास अंडमान और निकोबार के बीच में आ गया, और 10 डिग्री चैनल किस में हो गया, अंडमान निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में दक्कन पैसेज आ गया। फिर हम आगे बात करें तो यहाँ पर है कैम्पबेल नेशनल पार्क, क्या नाम है, कैम्पबेल नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार में, और ये है गलेथिया नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, तो यहाँ है। लेकिन बहरहाल ये वाला सबसे पहला है, ये वाला कमेंट सेक्शन में लिखना कि कब बना है, यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है, आई थिंक मैं लिख देता हूँ 1996 में बना है ये, ठीक है। फिर भी आप एक बार जरा मुझे लिख कर बताना, यही क्वेश्चन पूछ लिया था कब बना है, ठीक है। ये नेशनल पार्क हैं, कौन से वाले, मरीन। अच्छा एक और कमेंट सेक्शन में लिखना कितने मरीन नेशनल पार्क हैं भारत में, कहाँ कहाँ है, ठीक है, गुजरात में है कि तमिलनाडु में, ये जरूर लिखना। भारत की पहली सरकार समिति ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में बनी है हमारे उत्तर प्रदेश में, और ये किसकी बनी है, भारत सरकार की बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की पहली सरकारी समर्थित ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के फोरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थापित की गई है, और किसने इसका उद्घाटन किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसके जो ये देखो, ये याद रखेंगे, भारत के ड्रोन मैन किसे कहा जाता है, मिलिंद राज को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और मिलिंद राज यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हु इज़ द नाउ फोरेंसिक ड्रोन एडवाइजर, इसके सलाहकार भी बन गए ये फोरेंसिक विज्ञान संस्थान के। तो याद रखेंगे हम लोग कि कौन है मिलिंद राज ड्रोन के फादर या फिर ड्रोन मैन। अच्छा चलो ड्रोन मैन आ गए, तो वाटरमैन कौन है भारत का, वाटरमैन लिख देते हैं, वाटरमैन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र करके नाम है इनका। और माउंटेन मैन कौन है, दशरथ मांझी,
चलो यहाँ पर लिखे मिसाइल मैन। मिसाइल मैन कौन है भाई? अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी। अब हमारी हम लोगों के बीच में नहीं है। और मिसाइल वुमेन, ये भी याद रखेंगे। मैन सब याद कर लेते हैं, वुमेन कोई नहीं करता। मिसाइल वुमेन है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस, ये जानकारी बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक, आगे चलते हैं हम। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ये याद रखेंगे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, इंपॉर्टेंट है। कौन जारी करता है? तो NSO करता है। NSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। किसी दिन मौका मिलेगा इसके बारे में बता देंगे हम आप लोगों को। ठीक है, नीति आयोग के बारे में बता चुके हैं, RBI के बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में और बता देंगे। इसने बताया है कि मासिक बुलेटिन में बताया कि भारत की बेरोजगारी दर जून 2025 से 5.6 घटकर जुलाई 2025 में 5.2 हो गई। असल में ये जो बैठक हुई है ये पहले हो गई है, लेकिन रिपोर्ट अब आई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे ये इंपॉर्टेंट है, PLFS किसके अंदर में आता है? तो किसके अंडर में आता है? राष्ट्रीय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, NSO। इसी के साथ एक और होता है CSO। CSO कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हिंदी में कहते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। UNHC, ये रहा UNHCR, लोकेटेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, जिनेवा। ये यहाँ पर है, ना पेरिस में है, ना इटली में है, ना नई दिल्ली में। क्या है ये? अब मैं थोड़ी पहले बता देता हूँ। ये जो है ना, ये क्या करता है? ये रिफ्यूजीज को देखता, मतलब कुल मिलाकर ये ह्यूमन राइट कमीशन है एक तरीके से। ह्यूमन राइट कमीशन है, और ह्यूमन राइट कमीशन का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का किसी के साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो श्रीलंका के तमिल रेफ्यूजी को इसने क्या कर दिया? थोड़े दिन के डिनाई कर दिया है, निलंबित कर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट चर्चाओं में आ गया। श्रीलंकाई तमिल को इन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन हमारा काम क्या? हमारे तो स्टैटिक जी के पढ़नी है, और स्टैटिक जी के पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम जाते हैं अपने वाले काम पे आ जाते हैं। इधर यहाँ से देखें, UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है। CR थोड़ा गलत हो गया, HRC है ये इसमें गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है, वही तो कहूँ, गड़बड़ होगी। ठीक है, चलो इसको मिटा के हम कर देते हैं फिर से। UNHRC ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन ये कब बना था? 15 मार्च 2006, याद रखेंगे इसको। 15 मार्च 2006 को बनाइए। ठीक, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे इसमें? दूसरी लाइन है 15 मार्च 2006 को बना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ साहब? बताई दिया अभी, जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? याद रखेंगे, जैसे WHO के कौन थे? टेड्रस एडोनोम। इसके हैं जुर्ग लाउबर। ठीक, इसमें सदस्य कितने होते हैं भाई? 47 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 47 सदस्य होते हैं। हर बार चुनाव होता है इनका। कार्यकाल कितना होता है इनका? 3 वर्ष। ठीक, ये हमारी 10वां क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद हम आपको क्या बोलेंगे? थैंक यू, आप लोग मेरे सेशन में जुड़े और इस लर्निंग अड्डे को बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाइए। अच्छे लोगों को शेयर कीजिए, पढ़ने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए। लगातार ऐसी क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और एक देखिए, हो सकता है कि कल या परसों में एक क्लास और डालेंगे, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 50 क्वेश्चन संविधान के, जिसमें पूरा संविधान पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू।